हेलो स्टूडेंट्स, हम आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में हम ये सीख चुके थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कैसे पहचानेंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब हम इस एक्सरसाइज में शुरू करने से पहले एक बात और देख लें कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन कौन से वो तरीके हैं जिन तरीक़ों से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करने के लिए पहला तरीका आप पढ़ेंगे बाय फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन में जो मेथड आप यूज़ करेंगे उसे बोलेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये हम पुरानी क्लासेस में सीख गए हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए खास बात यह है कि जो बच्चे 2021 में अपना एग्ज़ाम लिखेंगे उनके लिए ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। तीसरा है आपके पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले बाय फैक्टराइजेशन 4.2 एक्सरसाइज जो है ये टोटल फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है और मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है ना। तो इसी को हम देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व करना है। तो इसी में नेक्स्ट हमें क्वेश्चन ले लेते हैं ज़रा, कि हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फाइंड द रूट्स मतलब वही हुआ सॉल्यूशन, रूट्स मतलब हो गया सॉल्यूशन, यानी कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। और कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मतलब कौन सा मेथड लगेगा फैक्टराइजेशन में? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म, ठीक है ना। चलिए इसको आगे देखें ज़रा। तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या ऐसा है, क्या करते हैं हम जो हमें पता चल जाए क्या है। तो मिडिल टर्म मतलब बीच वाली टर्म, यहाँ लिखा हुआ है 3। तो ऐसे दो टर्म ढूंढने हैं जिनका सम 3 आ जाए और प्रोडक्ट कितना आ जाए, फर्स्ट और लास्ट, यानी कि ये प्रोडक्ट आ जाए 10 और सम आ जाए 3। तो ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं कि वो कौन से हैं। ऐसे दो नंबर बताएं ज़रा, कौन से दो नंबर हो सकते हैं ऐसे जिनका सम आ जाए 3 यानी -3 और प्रोडक्ट आ जाए 10। ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं। कौन से हैं दो नंबर? वो दो नंबर हैं 5 और 2। कैसे पता 5 और 2? 5 और 2 इन्हें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और इन्हें अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 3। तो हमने वही किया, इस 3x को हमने ब्रेक कर लिया बीच में 2x और -5x। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -3x आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम? नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया और इसमें से मैंने ले लिया 5 कॉमन। तो अगर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर? x+2। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा फिर से x+2। अब x+2 एक ब्रैकेट में और x माइनस के 5 एक ब्रैकेट में। अब ये हमारा फैक्टर हो गए विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसे इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार इसे इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें दो रूट्स मिल जाएंगे। चलिए मैंने रखा यहाँ पर फटाफट से, तो देख के बताओ क्या निकल के आना चाहिए आंसर। पहले इसे 0 रखा तो x की वैल्यू 5, फिर इसे रखा x की वैल्यू -2। यही दोनों हमारे क्या हैं? रूट्स हैं, यही दोनों, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया x = 5 और x = -2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और ये हमारा आंसर। वेरी गुड, आ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे सामने, बिल्कुल सेम वैसा ही जैसा हमने भी किया। फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन वही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड।
फिर से बीच में यहाँ लिखा हुआ है 1 और फर्स्ट और लास्ट में नंबर लिखे हुए हैं 2 और 6, यानी ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट आ जाए 12 और सम आ जाए 1। ऐसे दो नंबर कौन से होंगे बताइए, कौन से होंगे दो नंबर? मैंने लिख दी, अब तो बता दोगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दो नंबर हैं 4 और 3। 4 और 3 इन्हें अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 12, इनको अगर मैंने माइनस किया तो मुझे मिलेगा 1। तो मैंने इस x को चेंज कर लिया 4x माइनस 3x में। अब इन दोनों में से कॉमन ढूंढिए क्या आ रहा है, और इन दोनों में से कॉमन देखिए क्या आ रहा है। तो इन दोनों में से कॉमन देखेंगे ज़रा, देखिए क्या आ रहा है कॉमन। कॉमन लेने के बाद दो स्टेप लिख देता हूँ आगे के एक साथ। ये देखिए मैंने इसमें से लिया 2x कॉमन, 2x कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 2। यहाँ से लेंगे 3 कॉमन तो बचेगा x प्लस 2। अब एक ब्रैकेट में तो x प्लस 2 आ गए, और एक ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एक बार इसे इक्वल टू 0 लिखेंगे, एक बार इसे इक्वल टू 0 लिखेंगे, दोनों को इक्वल टू 0 लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा? देखो मैंने रखा यहाँ पर पहला 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, और यहाँ x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -2। तो इसका मतलब दो हमारे जो हैं वो रूट्स निकल कर आ गए। पहला आंसर जो आ गया हमारा वो आ गया 3/2 और दूसरा -2। ये क्या है हमारे रूट्स, यानी जो इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा था फाइंड द रूट्स, ये भी हमने पता कर लिया। वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा देखने में मुश्किल लग रहा है पर ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इसमें भी लिखा हुआ है आपके सामने √2 और यहाँ लास्ट में 5√2। इनका अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या निकल के आएगा? √2 और मल्टीप्लाई किया आपने इसको 5√2 से, तो √2 इंटू √2 2, 5 जा 10, और बीच में यहाँ लिखा हुआ है 7। अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, बताओ क्या चाहिए मल्टीप्लाई करके? 10, और सम कितना चाहिए? 7। अब दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई करके तो आ जाए कितना, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए? 10। बताओ दो नंबर कौन से हैं? अब तो बता दो दो नंबर। बिल्कुल ठीक, दो नंबर हैं आपके 2 और 5। इन्हें अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 मिलेगा, और इन्हें अगर ऐड कर दिया तो 7 मिलेगा। इसी को आगे बढ़ाया मैंने, और फिर से दो स्टेप आगे लिख देता हूँ जिससे कि जल्दी हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, इस 7 को मैंने ब्रेक कर लिया 2x प्लस 5x। अब मुझे देखना है इन दोनों में से कॉमन, और मुझे देखना है इन दोनों में से कॉमन। तो क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें से तो साफ दिख रहा है x, पर √2 भी कॉमन आ सकता है। देखो ये जो 2 लिखा हुआ है, ये 2, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाई √2। तो यहाँ से √2 एक मिल जाएगा मुझे बाहर, एक x भी मिल जाएगा। यहाँ से 5 बाहर दिखाई दे रहा है, तो मैंने बस वही काम किया, कॉमन ले लिया इनमें से। और कॉमन लेने के बाद देखो क्या दिख रहा है। कॉमन लेने के बाद यहाँ से √2x लिया, यहाँ से भी √2x ले लिया, अंदर बचा x प्लस √2। यहाँ से 5 बाहर ले लिया, अंदर बचा x प्लस √2। एक ब्रैकेट में x प्लस √2 आएगा और एक ब्रैकेट में आएगा √2x प्लस 5। ये देखिए दो फैक्टर आ गए। इन दोनों को अलग अलग 0 रखेंगे अगर, तो देखिए हमारे सामने दो रूट्स हैं। कौन कौन से आंसर हैं? पहला, इसे 0 रखा तो x की वैल्यू -5√2, इसे 0 रखा x की वैल्यू -√2। ये दोनों हमारे सामने क्या हैं? दोनों हमारे रूट्स हैं, दोनों ही हमारे आंसर हैं। यानी मैंने इसके भी दोनों रूट्स पता कर लिए। पहला आ गया -5/√2, दूसरा आ गया -√2। यानी फिर से वही बात, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द रूट्स, और आपके दोनों आ गए रूट्स, यानी ये वाला आंसर भी आपका आ गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, ये वर्ड प्रॉब्लम है। अब ऐसी वर्ड प्रॉब्लम मुश्किल कही जाती हैं, पर ये वाली मुश्किल नहीं है। इसमें लिखा हुआ फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 128। दो नंबर बताने हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट है 182। तो देखिए मैंने मान लिया कि पहला नंबर x
और एक अगर x है तो दूसरा हो जाएगा 27 माइनस एक्स। इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों है? ऐसा सिंपल है, अगर दो नंबर हैं जिनका सम 27 है, दो लोग मिलके 27 होते हैं, तो एक अगर x है तो दूसरा बचा हुआ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट यानी 27 माइनस एक्स हो गई। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन है 182, तो मैं दोनों को प्रोडक्ट किया और 182 के इक्वल रख दिया। अब मल्टीप्लाई कर दें ज़रा फटाफट से। मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात? कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? x का पहले 27 से और फिर x का इस x से, तो मल्टीप्लाई करके क्या निकल के आएगा? 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 82। 82 को इस तरफ ले गए और ये बन के आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मुझे फिर से ये देखना पड़ेगा कि ये सॉल्व कैसे होगी। सॉल्व भी वैसे ही करनी है, बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन, अब बाय फैक्टराइजेशन क्या करना है ज़रा उसे भी देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन कौन सा मेथड है? मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म के लिए सबसे पहले क्या देखना है कि बीच की टर्म आ रही है 27 माइनस का, और ये लास्ट में 182 है, यहाँ 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाए 182 और प्लस माइनस करने पर क्या आ जाना चाहिए? 27। फिर से दो नंबर ढूंढने हैं हमें। कौन कौन से दो नंबर हैं? एक ढूंढ के बताएं ज़रा। 182 भी आ जाए, और देखो दो नंबर कहीं दिखाई दे रहे हैं? अब कुछ क्लियर हुआ हो। वो दो नंबर कौन कौन से हैं? 13 और 14। 13 और 14 ये दो नंबर हमें मिल गए। इन दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 182 आएगा, इन दोनों को प्लस किया तो 27 आएगा। मैंने ब्रेक कर लिया इस 27 को, माइनस 13x माइनस 14x। अब इन दोनों में से कॉमन ढूंढो क्या आएगा, इन दोनों में से भी ढूंढो कॉमन क्या आएगा। बड़ा सिंपल, इसमें से आएगा x कॉमन इन दोनों में से, और इसमें से कॉमन आ जाएगा 14। मैंने ये कॉमन लेके लिख दिया, दो फैक्टर आ गए, दोनों को अलग अलग ज़ीरो रखा। अगर मैंने दोनों को अलग अलग ज़ीरो रखा है, देखो एक बार इसे ज़ीरो रखेंगे और एक बार इसे ज़ीरो रखेंगे। इसे ज़ीरो रखेंगे 14 आ गया, इसे ज़ीरो रखेंगे 13 आ गया। तो दो नंबर कौन से हैं? एक 14 और एक 13, या कुछ और हैं? ये x की वैल्यूज़ हैं। x की वैल्यूज़ 14 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है। तो अगर x की वैल्यू 14 है तो क्या हो जाएगा? एक मिनट ज़रा मैं इस बोर्ड को पहले क्लियर कर लूँ ज़रा। ये कर दिया मैंने क्लीन। अब आप देखिए, मैंने पहले रखी x की वैल्यू 14, तो देखो, और फिर रखी मैंने 13। तो अगर x की वैल्यू मैंने 13 रखी तो देखिए दूसरा नंबर क्या निकल के आएगा? दूसरा नंबर निकल के आ गया 27 माइनस एक्स यानी 14। और अगर मैंने रखा 14 तो दूसरा नंबर क्या निकल के आएगा? 27 माइनस एक्स यानी कि 13। यानी अगर एक नंबर मेरा 13 है तो दूसरा 14 हो जाएगा, और एक नंबर अगर 14 है तो दूसरा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे दो नंबर्स कौन कौन से निकल के आ गए? हमारे दो नंबर्स हो गए, एक 13 और एक 14। हमसे पूछा क्या था? फाइंड द टू नंबर्स, और मुझे मिले क्या? 2 नंबर्स, यानी मेरा ये वाला आंसर भी आ गया। उसके बाद ये क्वेश्चन मैं सोच रहा था कि आप लोग ट्राई करें, ये क्वेश्चन क्या होगा। है वैसा ही, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, सिंपल है। इसमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स पता करने हैं जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 365। कैसे करेंगे? ट्राई करिए। चलिए मैं बता देता हूँ, आप ट्राई घर पे करिएगा। बड़ा सिंपल है, हिंट देता हूँ आपको करने के लिए, सुन लीजिए। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x। मैंने पहला x मान लिया, तो ऑब्वियसली दूसरा इंटीजर मतलब उसी का नेक्स्ट पार्ट, उसी से एक आगे। अगर एक x है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, उसी के जस्ट एक आगे। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी इन दोनों के स्क्वायर्स का सम 365 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे पता चल रहा है कि एक नंबर के स्क्वायर का सम दूसरे नंबर के साथ करा, जब मैंने स्क्वायर के साथ,
तो वो सम निकल के आना चाहिए 365। अब आप इसमें अपना फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं, बिल्कुल ही सवाल हो गया समझो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस पूरे को सॉल्व करो और अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाओ और उसके बाद सॉल्व करो अगेन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, और आप खुद ही इसको सॉल्व करके मुझे बताना कमेंट करके कि क्या आपका आंसर आया। उसके बाद नेक्स्ट, ये हम सारी के सारे जो काम कर रहे हैं ये आपकी एक्सरसाइज NCERT की 4.2 एक्सरसाइज है, ठीक है ना। ये NCERT की है 4.2। तो आप किताब साथ में रख के बैठिए, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब इसमें हमें लिखा हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। सबसे पहले ट्राइंगल कैसा है, राइट ट्राइंगल है, और इसका एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज़ 13 फाइंड द अदर 2 साइड्स। बाकी की दोनों साइडें मुझे पता करनी है। तो हम कैसे ये पता करेंगे, ये भी आसान है। सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ये रहा ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में सबसे पहली बात ये देखो कि जो क्वेश्चन में कहा कि हमने मान लिया इसका जो बेस है वो x है जो हमसे, और इसका जो एल्टीट्यूड है दैट इज़ 7 सेंटीमीटर लेस। तो एल्टीट्यूड जो है ये इसका एल्टीट्यूड है और ये 7 सेंटीमीटर कम है, यानी x माइनस 7, एंड हाइपोटेनस दे रखी है 13, इट इज़ 13। अब हम एक ऐसा कोई रिलेशन ढूंढें, इन तीनों साइड्स के बीच में कोई रिलेशन है। अगर इसे हाइपोटेन्यूज मान लें, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हमें मालूम है, हमने पढ़ रखी है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम अगर मैंने यहाँ अप्लाई कर दी तो देखो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल इसमें तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वैल्यूज़ रख दी मैंने सारी, और यहाँ पे लगा दिया मैंने फॉर्मूला जो मुझे पता है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इसको मैंने अप्लाई किया तो देखिए ये चीज़ निकल के आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और माइनस के 14x प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 69 को भी इधर लेके आ जाएंगे। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व मैं करूँगा उसी मेथड से जो मैंने अभी सीखा है आप लोगों के साथ। वो कौन सा मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। यही मेथड फिर से अप्लाई करेंगे। अब इस मेथड में फिर से देखो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का मतलब क्या निकल के आ गया, जो प्रॉब्लम आई वो हमारे सामने वही है जो हर बार हम देख रहे हैं कि कैसे भी ऐसे नंबर मिल जाए जिसका सम 7 हो और प्रोडक्ट 60 हो। क्वेश्चन में दिक्कत ये आ रही है कि मैं पूछ यहाँ कुछ और रहा हूँ और यहाँ क्वेश्चन में दिया कुछ और है। देखें ज़रा क्या है वो। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, इस पूरे में से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ ऐसे करके, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस के 7x, यहाँ बचेगा 60 और इक्वल टू 0। ये 2 नीचे चला आएगा अपॉन में यहाँ पर नीचे, तो वो 0 हो जाएगा पूरा मिलके। तो इक्वेशन क्या बनी हमारे सामने, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इक्वल टू 0। इसी को मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ कि ये सम मुझे चाहिए 7 और प्रोडक्ट चाहिए मुझे 60, ठीक है। तो ये कैसे आया, ज़रा इसे भी देख लें एक बार, या कर लेंगे आप लोग, बताओ। चलो देखें, 2 नंबर ढूंढने थे, 2 नंबर ढूंढे मैंने, वो 2 नंबर कौन से निकल के आए, 5 और 12। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 5 और 12 को तो आएगा 60, और इन्हें अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकल के आएगा 7, ठीक है। कॉमन ले लिया एज़ यूजुअल, जैसे कॉमन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कॉमन लेने के बाद वही पुराना तरीका, फैक्टर। ये रहे, इसमें से x कॉमन लिया, x प्लस 5 बचा, 12 कॉमन लिया, फिर से x प्लस 5 बचा, एक ब्रैकेट में x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में x और 12, ये लिखा मैंने। दोनों का अलग अलग 0, एक बार इसे 0 रखेंगे, एक बार इसे 0 रखेंगे। इसे 0 लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 5, इसे 0 लिखेंगे तो क्या आएगा, 12।
अब साइड माइनस की तो कभी होते ही नहीं, इसलिए ये रूट को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि माइनस में तो कभी साइड हो नहीं सकती। इनको अलग अलग ज़ीरो रखा, 5 आ गया, 2 आंसर आ गए। माइनस वाले 5 को हम नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों नेगलेक्ट कर देंगे, सभी जानते हैं ना, अभी बताया मैंने। ये हमारा रूट जो है ये नेगलेक्टेड है, ये काम नहीं करेगा, माइनस में कभी साइड होती नहीं। तो बेस हो गया मेरा ये वाला आंसर, यानी कि 12। और एल्टीट्यूड कितना दे रखा था, x - 7, यानी कि 12 - 7 दैट इज़ 5। क्वेश्चन में क्या था, हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, पता चल गया, वेरी गुड। यही चीज़ बस देखनी है। 2 साइड्स पूछी थी और ये दोनों साइडें आ गई। उसके बाद एक और क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। ये देखने बड़ा लग रहा है पर ऐसा कुछ खतरनाक है नहीं, बस एक बार पढ़ लीजिए ज़रा ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ क्या है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक दिन में कुछ आर्टिकल्स बनाती है एक कॉटेज इंडस्ट्री। एंड इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको बनाने में जितना प्रोडक्शन की कॉस्ट है ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than the twice the number of article produced on that day। 3 more than the twice of the number of articles। और cost of production is given ₹90। और पता क्या करना है हमें, cost of each article, कितने सारे आर्टिकल हैं, कितने सारे आर्टिकल बनाए गए हैं, कितनी उनकी कॉस्ट है। मैंने मान के लिए क्वेश्चन में ही दे रखा है प्रोडक्शन कॉस्ट 90, और ये भी दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more, 3 ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, आप भी लगाइए, कि नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स मान लेता हूं x, तो कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट इज़ 3 more देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये हो गया कि जितने आर्टिकल्स बने उसके डबल से 3 ज़्यादा बने, इतने इसका डबल और 3 ज़्यादा, इतनी हो गई कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। ये हो गए नंबर ऑफ़ आर्टिकल, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, हमें खूब अच्छे से पता है कि कॉस्ट ऑफ आर्टिकल जो होती है, जितना टोटल खर्चा आने वाला है वो टोटल कॉस्ट होती है नंबर ऑफ़ आर्टिकल जितने आपने प्रोडक्ट बनाए, और एक की कॉस्ट कितनी है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट तो भैया हमें कितनी रखी थी, क्वेश्चन में गिवन है हमें, तो टोटल कॉस्ट है 90 रुपीज़, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 2x² + 3x = 90, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनेगी, इसको 90 को उधर ले आओ, तो 2x² + 3x - 90 = 0। फिर से वही बात, मिडिल टर्म यानी कि 3, सम चाहिए मुझे 3, और फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट चाहिए 180। ऐसे नंबर ढूंढने हैं। 2 नंबर कौन से हैं, मुझे तो दिखे नहीं, कहीं 15 और 12 तो नहीं है। 15 और 12 इन्हें अगर मल्टीप्लाई करा तो 180, और इन्हें अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 3, यानी कि मुझे 2 नंबर मिल गए। बस अब इन दोनों में से कॉमन ढूंढो और इन दोनों में से कॉमन ढूंढो। इनमें कॉमन क्या आएगा, x, इसमें क्या कॉमन आएगा, अब इतना तो सीख जाना चाहिए अब तक कॉमन क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। कॉमन निकाला तो ये चीज़ मुझे मिल गई यहाँ, एक x - 6 और एक 2x + 15। बड़ा सिंपल है, इसमें से 6 कॉमन लिया है और इसमें से मैंने x कॉमन लिया है। दोनों फैक्टर आ गए, इसको अलग ज़ीरो रखेंगे, इसको अलग ज़ीरो रखेंगे, 2 आंसर मिल जाएंगे। और वो 2 आंसर क्या मिलेंगे, मैं इनको अलग अलग ज़ीरो रख के रखूँगा, फिर बताता हूँ ज़रा मैं। नेक्स्ट 2 आंसर देखो साफ दिख रहे हैं, एक इसको ज़ीरो रखेंगे तो आंसर आएगा 6, एक इसे ज़ीरो रखेंगे तो आंसर आएगा -15/2। फिर से वही दिक्कत आ गई कि -15/2 ये आर्टिकल्स माइनस में कैसे बनेंगे, तो इस रूट को तो आपको करना पड़ेगा नेगलेक्ट, ये तो हमारे काम का है ही नहीं। यानी ये वाला हमारा आंसर है, क्योंकि आर्टिकल्स मतलब x, हमने क्या माना था नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स x, तो आर्टिकल्स बनेंगे 6, और उनकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट वो भी मैंने ऊपर मान रखी है। हम लोगों ने निकाला था आंसर, नहीं क्या आंसर था, ये देखो, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल थी 2x + 3,
हमने माना ना, देखो ये एज्यूम किया हमने यहाँ, और x की वैल्यू आई 6, तो इस x की वैल्यू को पुट करिए इस x की जगह। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या आएगा, 2 × 6 + 3 यानी कि 12 + 3 यानी कि कितना हो गया, 15। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी हो गई, 15। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने हमसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, हमने बता दिया 6। उसने हमसे पूछा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हमने बता दिया 15, और हमने फिर से क्या कर लिया, फिर से आंसर आ गया हमारा। ठीक है, चलिए ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2। अब आज यहीं लेक्चर ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट मिलेंगे जब भी, ओके, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 के साथ। थैंक यू।